तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे बात TDP की, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। आज है आपकी वनडे सीरीज TDP की, और आज हम इस वीडियो लेक्चर में केवल आपको MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ाएंगे। जितने भी आपके 300 MCQ टाइप क्वेश्चन आपके TDP में हमने आपको बताए हैं, तो 300 MCQ टाइप क्वेश्चन का आपको रिविजन करवाया जाएगा आज के इस वनडे सीरीज़ में, ठीक है। और जिन लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, तो इसके बाद एक वीडियो लेक्चर आएगा, उसमें TDP के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। लेकिन केवल इस वीडियो लेक्चर में आपको MCQ टाइप क्वेश्चन ही बताए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सभी लोग जल्दी से वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी पेपर में आसानी हो, ठीक है। और देखिए, आपको एक चीज़ और हम आपको बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कि अगर आपको एक बार वार्निंग आ जाती है, प्रॉक्टर की तरफ से, तो अगर आप कुछ भी गतिविधि कर रहे हैं तो उनको ना करें, ठीक। वार्निंग आने के बाद आप कुछ भी ऐसा काम ना करें कि प्रॉक्टर को आपको जो कि है शक हो आप पर, और जो कि आपका पेपर ब्लॉक हो जाए, तो ठीक है। अगर एक बार वार्निंग आ गई है, उसके बाद आप अपनी ईमानदारी से पेपर दें, उसके बाद आप कुछ भी गतिविधि ना करें, वरना प्रॉब्लम आपको होगी, ठीक। बताना हमारा फ़र्ज़ है, मानना या ना मानना आपका फ़र्ज़ है। तो आज के वीडियो लेक्चर में जल्दी से MCQ टाइप क्वेश्चन को हम जल्दी से रिवीजन करते हैं, और जिसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है तो इसके बाद वीडियो लेक्चर आएगा, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन आता है, ट्रांसमिशन सिस्टम में जनरेटिंग स्टेशन से कितने केवी की पावर दी जाती है? 11 केवी की। सभी लोगों को पता है, अधिकतर लोगों को, ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन आता है कि चालकों को चारों ओर वायु भंजन के कारण, वायु भंजन को क्या कहते हैं? जो आपके चालक के चारों ओर आपके वायु भंजन होता है, अर्थात जो लाइट उत्पन्न होती है, उसको हम कहते हैं क्या? कोरोना कहते हैं। चौथे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि HVDCT का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग एक बार HVDCT भी फुल फॉर्म याद कर लें, और इसके बारे में भी डिटेल से थोड़ा बहुत पढ़ लें, ठीक। नोट्स जो देंगे आपको, उसमें से आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर ट्रांसमिशन। और देखिए, आप सभी लोगों को जो कि पता चल चुका होगा कि आपके पेपर जो 2 तारीख से होना थे, अब आपके 5 तारीख से होंगे। पावर प्लांट का आपका पेपर है 5 को, IEC का है 7 को, ट्रांसमिशन का है 9 को, EEE का है 12, और कम्युनिकेशन इसके लिए आपको 15 को, और एनर्जी कंजर्वेशन है आपका 17 को, ठीक। आपके पेपर आपके उसी उसमें है, लेकिन आपकी डेट जो की है वो आगे हो गई है। इस संसार का सर्वप्रथम विद्युत केंद्र कहाँ पर था? आपका न्यूयॉर्क में, USA में। कितने में बना था? 1882 में। जरूर से याद करें इसको, न्यूयॉर्क में था आपका, USA में, और 1882 में आपका जो कि है वो स्थापित हुआ था, ठीक। इसके बाद आपका आता है 5वें नंबर का क्वेश्चन कि 11 kV का ट्रांसमिशन वोल्टेज सामान्य रूप से कितने तक की दूरी के लिए यूज किया जाता है? आपकी जो 11 kV का ट्रांसमिशन वोल्टेज है, वो सामान्यतः कितनी दूरी के लिए? 20 से 25 सेंटीमीटर, 20 से 25 किलोमीटर, 20 से 25 किलोमीटर। देखिए, जल्दबाजी में जो कि है वो एक आध दो क्वेश्चन गलत बोल जाते हैं, तो आप लोग उन चीज़ों को जो कि है इग्नोर करें, और जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं, या जो क्वेश्चन हम आपको गलत बता देते हैं, उसका जवाब आप जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख दिया करें कि सर आपने ये वाला क्वेश्चन गलत बताया है, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। 6वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ओपन सर्किट या आपकी लाइटली लोड लाइन के प्रत्येक छोर पर वोल्टेज में वृद्धि की घटना को हम क्या कहते हैं? फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। 7वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस प्रणाली द्वारा विद्युत शक्ति का संचरण किया जाता है? निम्न में से किस प्रणाली द्वारा विद्युत शक्ति का संचरण किया जाता है? आप लोग बताएंगे। देखिए, आपकी जो प्रणाली है, ठीक, विद्युत शक्ति को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके द्वारा पहुँचाते हैं? ओवरहेड सिस्टम के द्वारा भी, और अंडरग्राउंड सिस्टम के द्वारा भी। इन दोनों माध्यम से हम बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हैं। 8वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि भूमिगत प्रणाली में कितने केवी संचालित होती है? भूमिगत प्रणाली मतलब आपकी अंडरग्राउंड जो आपकी लाइन होती है, अंडरग्राउंड सिस्टम आपका होता है, उसमें आपकी 66 केवी की जो कि है वो धारा प्रवाहित होती है। निम्न में से कौन से संचरण लाइन के स्थिरांक हैं? निम्न में से कौन से आपके संचरण लाइन के स्थिरांक हैं? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ठीक, ये तीनों आपके हैं। 10वां नंबर आपका आता है कि भारत में अधिकांश हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन कौन सी होती है? आपकी ओवरहेड या आपका अंडरग्राउंड? तो आपका इसका आंसर क्या आएगा? ओवरहेड, ठीक। इसके बाद आपका आता है 11वें नंबर का क्वेश्चन। देखिए, वीडियो को स्पीड में इसलिए आपको समझाना पड़ता है, अगर आपको वीडियो को स्पीड में नहीं करेंगे या समझाएंगे नहीं, तो आपके जो कि है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक। 11वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि विद्युत शक्ति के संचरण में प्रयुक्त पदार्थ नहीं है। विद्युत शक्ति के संचरण में प्रयुक्त पदार्थ क्या नहीं है? टंगस्टन है। अगर ज़्यादा जल्दी बोल रहे हैं हम, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, अगले बार जो कि आराम से समझाएंगे।
12वें नंबर आपका आता है कि संचरण लाइन का प्रभावी एसी प्रतिरोध डीसी प्रतिरोध की तुलना में होता है, क्या होता है, अधिक होता है। प्रत्येक केंद्र से संचालित विद्युत शक्ति क्या कहलाती है, प्राथमिक संचरण। प्राइमरी आपका क्या कहलाता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन। सबसे पहले आपका जो विद्युत केंद्र में ऊपर वाला सेक्शन हमने आपको पढ़ाया था, क्या है आपका ऊपर वाला सेक्शन, प्राइमरी ट्रांसमिशन। ठीक, प्राइमरी ट्रांसमिशन आपका सबसे ऊपर वाला सेक्शन होता है। ठीक, 14वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि संचरण लाइन के दोनों तरफ विद्युत शक्ति फीड करने वाले संचरण लाइन को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक संचरण लाइन कहते हैं। देखिए आप लोगों को एक बार और बता दें, देखिए सिंगल लाइन डायग्राम में आपका पहला सेक्शन आता है क्या, प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। दूसरा सेक्शन आता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। तीसरा सेक्शन आता है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। और आपका चौथा सेक्शन आता है क्या, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। तो ये आपके 4 सेक्शन केवल होते हैं। एक आपका सबसे ऊपर लगा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बाकी की सब आपके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। इसमें हम 11 kV को 132 kV में, इसमें 132 को 33 kV में, इसको मैं आपको 33 kV को 140 kV में, और आपकी इसमें 11 kV को 415 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद कंज्यूमर तक आपकी जो कि है विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाता है। आपका देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन आता है कि संचरण लाइन में के दोनों तरफ विद्युत शक्ति फीड करने वाले संचरण लाइन को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक संचरण कहते हैं आपका, अर्थात सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, आपका संचरण जो है इसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन और इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, लिख देते हैं, यह है आपका ट्रांसमिशन और इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि किस प्रणाली के द्वारा विद्युत शक्ति संचालित कर सकते हैं, ए और बी दोनों, आपका सिरोपणी और आपका भूमिगत। सिरोपणी भूमिगत क्या है, ओवरहेड और आपका अंडरग्राउंड। ठीक है, इन दोनों के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। 16 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सिरोपणी लाइन में चालक कैसा होता है। सिरोपणी लाइन में आपका चालक कैसा होता है, स्टैंडर्ड होता है। ठीक, 70 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि संचरण लाइन में झोल किस पर निर्भर करता है। संचरण लाइन में आपका जो झोल आ जाता है, हमने आपको समझाया था ठीक अच्छे से, जो आपका 2 पोल के बीच आपकी जो लाइन जाती है, इसमें आपका झोल आ जाता है, नीचे की ओर आपकी लाइन आ जाती है। तो वो आपका किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, चालक में तनाव पर, या चालक में भार पर। तो आपका आंसर आएगा क्या, उपरोक्त तो सभी। अगर आपकी चालक जो आपका तार गया है उसकी लंबाई ज़्यादा होगी, अगर आपके चालक में आपकी तनाव ज़्यादा होगी, और अगर आपका चालक जो कि है तार वो आपका भारी होगा, तो आपके संचरण लाइन में जो कि है वो झोल उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सैग, SAG। 18 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी वितरण लाइन सबसे अधिक विश्वसनीय होती है। ठीक है, रिंगमैन प्रणाली, आपकी ये प्रणाली जो कि ये सबसे विश्वसनीय होती है। ठीक है, 19 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सब स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर किस पदार्थ के बने होते हैं, पोर्सिलिन के बने होते हैं। सभी लोगों को पता है इसका आंसर, ठीक, पोर्सिलिन के बने होते हैं। 20 नंबर का आपका इसका क्वेश्चन आता है कि संयोजन के आधार पर वितरण प्रणाली का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है, भूमिगत प्रणाली आपका इसका भाग नहीं है। 21 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि वितरण केंद्र से उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, सर्विस लाइन जो कि हम उसको कहते हैं। 22 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि 3 फेज 4 वायर की प्रयोग किस में किया जाता है। 3 फेज 4 वायर का आपका प्रयोग किस में करते हैं, द्वितीयक वितरण में करते हैं। आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम करते हैं 3 फेज 4 वायर का प्रयोग। 2 RCC खम्भों के बीच की दूरी कितनी होगी, 2 RCC पोल के बीच की दूरी कितनी होती है, 60 से 100 मीटर। ठीक है, 24 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सर्विस लाइन में किस प्रकार के खम्भे लगे होते हैं। आपकी जो सर्विस लाइन होती है उसमें आपके RCC पोल लगाए जाते हैं, RCC खम्भे लगाए जाते हैं। RCC का फुल फॉर्म सभी लोगों को पता है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, 26 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। 26 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जिसको हम हिंदी में कहते हैं, रेजिस्टेंस का SI प्रणाली में इकाई होती है। रेजिस्टेंस को इकाई क्या होती है आपकी, ओम, OHM। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन आता है कि 33,000, ठीक, 33,000 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज को हम क्या कहते हैं। अगर आपके वोल्टेज 33,000 वोल्टेज से ज़्यादा है तो उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, अति उच्च वोल्टेज। कितना, अति उच्च वोल्टेज। ठीक है, आपका 28 नंबर का क्वेश्चन आता है कि 300 kV से नीचे की वोल्टेज को हम क्या कहते हैं। 300 kV की अगर आपकी वोल्टेज नीचे है तो उसको हम कहेंगे उच्च
वोल्टेज, ठीक। हाई वोल्टेज अगर 300 से आपकी 800 केवी तक की वोल्टेज को हम कहते हैं अति उच्च वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। और आपकी 800 केवी से ऊपर की वोल्टेज को हम कहते हैं अल्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक। अल्ट्रा हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज आपकी कहलाती है, ठीक। 1100 से आप 11,000 से आपकी 33,000 वोल्ट तक की वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, हाई वोल्टेज कहते हैं। मीडियम वोल्टेज कहते हैं आपकी 650 वोल्ट से 11,000 वोल्ट तक की। लो वोल्टेज आपकी कहलाती है 650 वोल्ट तक की आपकी जो वोल्टेज होती है उसको हम कहते हैं क्या, लो वोल्टेज कहते हैं। 30 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि प्रेषित शक्ति अधिकतम होगी जब आपके ट्रांसमिशन का क्या होगा, जब सेंडिंग वोल्टेज ज़्यादा होगा तो आपकी प्रेषित शक्ति अधिकतम होती है, ठीक है। 31 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। 31 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि भारत में वितरण लाइन आमतौर पर उपयोग करते हैं। भारत में वितरण लाइन आमतौर पर हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं आरसीसी पोल का। आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में जो कि है आरसीसी पोल ज़्यादातर लगे होते हैं। आरसीसी पोल हम किसको कहते हैं, जो आपके सीमेंट, ठीक, बजरी और आपकी गट्टी, इन तीनों को मिलाकर बनाए जाते हैं, उन्हीं सभी को हम आरसीसी पोल कहते हैं। 32 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस कारण पर स्किन इफेक्ट निर्भर करता है। धारा की आवृत्ति पर, कंडक्टर सामग्री की प्रतिरोध पर, आपके कंडक्टर की साइज पर। तो आपका आंसर क्या आएगा, इन सभी कारणों पर आपका जो कि है स्किन इफेक्ट निर्भर करता है। ट्रांसमिशन लाइन किन इंसुलेटर से बनी होती है। ट्रांसमिशन लाइन आपकी बनी होती है पोर्सिलीन से आपकी ट्रांसमिशन लाइन को बनाया जाता है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूज करते हैं किस पर, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन हम यूज करते हैं किस पर, सस्पेंशन इंसुलेटर पर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूज करते हैं। 33 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, ये पढ़ चुके हैं आप लोग कि लाइन रेजिस्टेंस को हम आर से लिखते हैं, इसकी यूनिट होती है ओम प्रति किलोमीटर। लाइन इंडक्टेंस को हम एल से लिखते हैं, इसकी यूनिट होती है हेनरी प्रति किलोमीटर। लाइन कैपेसिटेंस को हम सी से लिखते हैं, इसकी यूनिट होती है फेराडे प्रति किलोमीटर, फेरेड प्रति किलोमीटर। 36 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ट्रांसमिशन लाइन को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपका आंसर है 3 भागों में बांटा गया है। आपकी ट्रांसमिशन लाइन को 3 भागों में बांटा गया है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई होती है 80 किलोमीटर, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई होती है 80 से 160 किलोमीटर और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई होती है 660 किलोमीटर से ज़्यादा को, ठीक है। 37 नंबर का क्वेश्चन आता है, कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कॉपर कंडक्टर या एल्यूमिनियम कंडक्टर। इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो इंसुलेटर आपके कितने प्रकार के होते हैं, इंसुलेटर आपके 4 प्रकार के होते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर और आपका स्ट्रेन टाइप और आपका सैकल टाइप इंसुलेटर। 39 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि ट्रांसमिशन लाइन में कितने केवी से अधिक वोल्टेज पर कोरोना उत्पन्न होता है। तो 300 केवी से अगर आपका अधिक का वोल्टेज होगा तो उसमें क्या कोरोना इफेक्ट जो कि है कोरोना उत्पन्न हो जाएगा। 40 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि वह पदार्थ जिसमें मुख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है तो आपका क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। 41 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, आप लोग बताएंगे क्या, अर्धचालक कहलाता है, ठीक। वह न्यूनतम वोल्टता जिस पर कोरोना दिखाई देता है, तो देखिए दृश्य क्रांतिक वोल्टता पर आपका कोरोना जो कि है वो दिखाई देता है। 43 नंबर की अगर हम बात करें तो माला दक्षता का सूत्र क्या होता है। माला दक्षता बराबर आपका होता है E/me × 100। 44 नंबर के क्वेश्चन में आपकी पूछा गया है कि प्रदोलन अवमंदन कितने प्रकार के होते हैं। प्रदोलन अवमंदन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका स्टॉक ब्रिज डैम्पर और आपका दूसरा होता है स्प्रिंग एंड स्टॉप डैम्पर, ठीक है। 45 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि शक्ति गुणांक का सूत्र क्या होता है। cos फाई बराबर आपका होता है R/Z और Z को हम लिखते हैं क्या, R² + XL × XL², XC², ठीक है। XC लिखा हुआ है आपका, ये XC, ठीक। R² + XL - XC² और आपका अंडर रूट लगा हुआ है इसके ऊपर से, ठीक है। 46 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना के बराबर मतलब कि नगण्य होती है, बिल्कुल होती ही नहीं है, ठीक, बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो विद्युत रोधक में आपका जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना के बराबर होती है। 47 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मिश्र चालकों का भार लगभग ताम्र भार पर निर्भर करता है। कितना % होता है आपका मिश्र चालकों का भार, लगभग ताम्र भार का कितना % होता है, 25% आपका होता है। 48 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि जब लाइन छत के ऊपर से जाती है, जब आपकी लाइन जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है आपकी अगर छत से ऊपर से जाती है तो उसकी छत से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 18 फीट से
18 फीट या फिर 2.439 मीटर, 18 फीट या फिर आपका 2.439 मीटर। इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका जो कि है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आएगा, तो आप इन दोनों को जो कि ज़रूर से याद करें। इसके बाद जब भवन के पास से, अगर आपके भवन के पास से आपकी लाइन जाएगी तो भवन से दूरी कितनी होगी उसकी, 4 फीट या आपका 1.219 मीटर, आपका 4 फीट या 1.219 मीटर। आपको फीट और मीटर दोनों में याद करनी है इसको, ठीक है। 50 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि चालक के भार W के बढ़ने से लाइनों का क्या बढ़ जाता है। अगर आपका चालक का भार, अगर आपके चालक की लंबाई और अगर आपके चालक की जो कि है दूरी अगर बढ़ जाती है तो उसमें सेग उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम कहते हैं झोल, ठीक। सभी लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपको ज़रा भी अच्छी लग रही हो वीडियो तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। देखिए 51 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक, 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपके जो कि है 10 से 15 नंबर जो कि आपके फिक्स हो चुके हैं। इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपके 10 से 15 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा है तो। वोल्टेज हाई होने पर धारा का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। यदि ट्रांसमिशन लाइन की डिस्टेंस 60 से 120 किलोमीटर हो तो कितने केवी की वोल्टेज जो कि प्रवाहित होगी, आपकी 66 केवी की वोल्टेज प्रवाहित होगी। भारत में हाई ट्रांसमिशन एसी वोल्टेज कितना होता है, भारत में हाई ट्रांसमिशन एसी वोल्टेज कितना होता है, 400 केवी आपका होता है। लाइन इंडक्टेंस का सिंबल कितना होता है, आपका एल होता है और इसको हम यूनिट होती है इसकी हेनरी प्रति किलोमीटर। 5वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ट्रांसमिशन लाइन में प्रतिरोध बढ़ने के कारण वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज ड्रॉप और पावर फैक्टर I2R लॉस कैसे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। हमने आपको बताया है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन का प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो आपके वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज ड्रॉप और आपका पावर फैक्टर और आपका I2R लॉस बढ़ जाता है, ठीक। ये आपकी चारों चीज़ें क्या होती है, बढ़ जाती है। ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक काम क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक काम होता है आपकी जनरेटिंग स्टेशन को सब स्टेशन के साथ जोड़ना। आपकी जनरेटिंग स्टेशन मतलब आपकी जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत ऊर्जा को बनाया जा रहा है, वहाँ उस स्थान को आपके सब स्टेशन जहाँ से आपके पावर हाउस वगैरह है वहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी को बांटा जा रहा है। इन दोनों को मिलाने का, इन दोनों को जोड़ने का काम होता है आपकी ट्रांसमिशन लाइन का होता है। 7वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, 20 केवी आपका होता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ज़्यादा होने पर धारा का मान कैसा कम हो जाता है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप कैसा होता है, कम हो जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपकी धारा वोल्टेज ज़्यादा होने पर धारा का मान कम हो जाता है और जिससे वोल्टेज ड्रॉप कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। वोल्टेज ज़्यादा होने पर धारा का मान कम हो जाता है जिससे वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, VS माइनस VR अपॉन VR इंटू 100, VS माइनस VR अपॉन VR इंटू 100, VS माइनस VR अपॉन VR इंटू 100, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। 10वें नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि हाई वोल्टेज को ट्रांसमिशन लाइन में जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो कंडक्टर के आसपास वोल्वेट कलर की लाइट उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोना इफेक्ट कहते हैं। अब आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि आपके जो कोरोना का रंग होता है कौन सा होता है, वोल्वेट कलर का होता है। अगर आपसे पूछ ले अब क्या कोरोना का रंग कैसा होता है, वोल्वेट कलर का होता है। अब देखिए यहाँ पर आपकी बारी आती है 11वें नंबर के क्वेश्चन में कि आपके जो सिंगल बुटपोल होते हैं, सिंगल बुटपोल की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 7 से 11 मीटर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका जो सिंगल बुटपोल होता है इसकी पृथ्वी से ऊंचाई होती है 7 से 11 मीटर, गहराई होती है 1.5 से 2 मीटर। डबल बुटपोल की आपकी पृथ्वी से ऊंचाई होती है 11 से 13 मीटर और पृथ्वी में गहराई का मतलब पृथ्वी के अंदर ये गड़े रहते हैं कितने, 2 से 2.5 मीटर। जीवन काल आपका जो सिंगल वुडपोल का होता है 15 से 20 वर्ष होता है, डबल वुडपोल का होता है वो आपका होता है 20 से 25 वर्ष होता है। सिंगल वुडपोल में आपका 22 केवी की आपका जो लाइन वोल्टेज होता है उसमें आपका डबल वुडपोल में 66 केवी से 132 केवी तक का होता है। 12वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ट्रांसमिशन लाइन में विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कंडक्टर का, तार का। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी को या लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है तो आप किसका यूज करेंगे, तार का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमको होल्डर तक, आपके बल्ब तक आपको लाइट को भेजना है तो हम एक तार को लगाते हैं, ठीक। तो यही आपका यहाँ पर कहा गया है। 12वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि पावर सिस्टम में फ्रिक्वेंसी में कितना वेरिएशन माना जाता है। आपकी पावर सिस्टम में फ्रिक्वेंसी में कितना वेरिएशन मानते हैं, +-3। आपका कितना, +-3%। देखिए अगर ज़्यादा जल्दी हम बोल रहे हों तो आप लोग बता दें,
ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अगली वीडियो लेक्चर में हम आपको आराम से समझाएंगे। लेकिन देखिए जितनी जल्दी आप सुनेंगे और जितनी जल्दी आप देखेंगे उतनी ही जल्दी आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं, जितनी जल्दी आप देखेंगे पढ़ेंगे आंसर आप लगाते जाएंगे तो उतनी जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक, जो आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया गया था उसमें हमने आपको देखा कि आप सभी लोगों ने 10 सेकंड के अंदर अंदर एक क्वेश्चन का आंसर दिया है। बहुत से लोगों ने तो ऊपर वाला क्वेश्चन देखा और नीचे वाले क्वेश्चन का भी देखकर आंसर दे दिया, ऑप्शन देखे ही नहीं बच्चों ने। ठीक, क्वेश्चन केवल देखिए और आंसर सभी लोगों ने अपने आप लिखे हैं। निम्न में से भारत में मानक विभव स्टैंडर्ड वोल्टेज कितना होता है? 99 kV, 99 kV होता है। और देखिए आपकी 16 तारीख को जो कि है 16 तारीख को आपकी ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। 16 तारीख को ट्रांसमिशन का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। 16 तारीख को आपकी ट्रांसमिशन का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। 16 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि भारत में हाईएस्ट वोल्टेज ट्रांसमिशन कितना होता है? हाईएस्ट वोल्टेज ट्रांसमिशन आपका होता है कितना? 400 kV। 400 kV होता है, इसको आप अच्छे से ध्यान करें। इसके बाद आपकी बारी आती है 17 नंबर के क्वेश्चन की, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितने kV तक का होता है? तो आपका कितना? 33 kV का। चित्र आप लोग ये वाला चित्र याद कर लीजिएगा। ठीक, ये चित्र आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे आपके 2 से 3 MCQ जो कि है जरूर से आएंगे। ठीक, 18 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की परिचालन वोल्टता ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है? आपका 100 kV होता है। हमने आपको शॉर्ट, लॉन्ग और आपका मीडियम तीनों के बताए हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पिन टाइप इंसुलेटर का निर्माण कितने kV तक के लिए होता है? पिन टाइप इंसुलेटर का निर्माण होता है 33 kV तक के लिए होता है। 33 kV से ज़्यादा अगर वोल्टेज आपका प्रवाहित होता है आपके ट्रांसमिशन लाइन में तो हम कौन सा इंसुलेटर यूज करते हैं? सस्पेंसल टाइप इंसुलेटर। सस्पेंसल टाइप इंसुलेटर हम यूज करते हैं। 21 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि जहां हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है वहां हम कौन सा कंडक्टर का उपयोग करते हैं? बंडल कंडक्टर का उपयोग करते हैं। जहां पर आपके ज़्यादा जो कि है पावर का यूज होता है वहां पर हम किसका? बंडल कंडक्टर का उपयोग करते हैं। बंडल कंडक्टर आपके जितने भी कंडक्टर हैं सभी के बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ लें। 15 तारीख को PDF दे दी जाएगी ट्रांसमिशन की। ठीक, उसमें आपके नोट्स होंगे और 100 MCQ टाइप क्वेश्चन का रिवीजन होगा। ये सभी PDF आपको दे देंगे, तो आप लोग एक बार उसको ज़रूर से पढ़ लें। कितने kV से अधिक वोल्टेज पर कोरोना उत्पन्न होता है? तो अगर आपका 300 kV से ज़्यादा का वोल्टेज है तो आपका कोरोना उत्पन्न हो जाएगा। देखिए 23 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ट्रांसमिशन में 2 चालकों के मध्य चमकदार जो आपका डिस्चार्ज का होना क्या कहलाता है? कोरोना। कोरोना का रंग कैसा होता है? वोल्वेट कलर का होता है। ठीक है, 24 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ट्रांसमिशन लाइन सामान्यतः प्रचालित होती हैं 132 से 220 kV पर। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में प्रयुक्त RCC पोल के बीच 2 पोल के बीच की दूरी कितनी होती है? 60 से 100 मीटर। देखिए क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, पेपर तक आपको सभी MCQ टाइप क्वेश्चन रटा दिए जाएंगे। आपका देखिए 60 मिनट आपको मिल रहे हैं, आप लोग 30 मिनट में ही पूरा पेपर कर लेंगे। 60 मिनट आपको मिल रहे हैं, आप लोग 30 मिनट में ही पूरा पेपर कर लेंगे, इस चीज़ की हम गारंटी दे सकते हैं आपको। ठीक है, 26 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि लकड़ी के पोल को उपयोग किया जाता है कितने kV के लिए लकड़ी के पोल का उपयोग किया जाता है? देखिए 220 kV, सॉरी आपका 22 kV या फिर आपका कितना 22,000 वोल्ट, 22 kV या आपका 22,000 वोल्ट। देखिए जब भी हम किसी भी संख्या में से kV को हटाते हैं, को हटाते हैं तो 3 जीरो लगा देते हैं और वोल्ट लिख देते हैं। अगर हमको kV से अगर मान लीजिए 33 kV को हमें वोल्ट में कन्वर्ट करना है, किसमें? वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम सीधा करेंगे यहाँ पर 33 लगेंगे और kV को हटाकर हम यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे? आपका वोल्ट लिख देंगे। आपका kV से वोल्ट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, अगर आपसे MCQ टाइप क्वेश्चन में आपका ऑप्शन घुमा कर दे दें अगर आपका 11 kV या आपका कहीं पर आंसर है उसको लिख दें आपका 11,000 वोल्ट, तो आप लोग कन्फ्यूज बिल्कुल भी ना हो। 27 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है? आपका 20 से 100 किलोवाट। 28 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि वितरण लाइन में प्रयुक्त ACSR तार में स्टील तार का कार्य होता है तार को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना। सभी लोग ACSR का फुल फॉर्म बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दें ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग लिख दें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए कमेंट करने से, लाइक करने से आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता है, आप लोगों की प्रैक्टिस होती है। और आप लोग अगर वीडियो को लाइक कर देते हैं तो हम लोगों को जो कि अब थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस वोल्टेज पर सामान्यतः विद्युत उत्पन्न नहीं होती है? निम्न में से किस वोल्टेज पर आपकी सामान्यतः विद्युत उत्पन्न नहीं होती है? तो आपके 8.8 kV पर। ठीक है, भारत में सामान्यतः पोल प्रयुक्त
किए जाते हैं। कौन सी? आरसीसी पोल। आरसीसी पोल का उपयोग सबसे ज़्यादा भारत में किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी? आरसीसी पोल का उपयोग करते हैं। आवासीय क्षेत्र में वितरित लाइन कौन सी होती है? 3 फेज 4 का वायर। आपके जो गांव वगैरह में आपकी जो वितरण लाइन जाती है वो आपकी 3 फेज 4 वायर की होती है। वितरण लाइन में जहाँ अंतिम पोल होता है, मतलब कि आपकी वितरण लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का जहाँ पर आपका अंतिम छोर होता है, वहाँ पर हम सेकल टाइप इंसुलेटर का उपयोग करते हैं, सभी लोगों को पता है। 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर टाइप सप्लाई होती है। आपकी कैसी होती है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। निम्न में से कौन सा वोल्टेज रेगुलेशन उत्पन्न होता है? निम्न में से कौन सा वोल्टेज रेगुलेशन उत्पन्न होता है? तो 2% पर। ठीक है। आपका 35 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ओवरहेड लाइन में चालकों के बीच अचालक होता है, क्या होता है? शुष्क हवा। शुष्क हवा का काम करता है क्या? अचालक, ओवरहेड लाइन के बीच में। 36 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि डाइइलेक्ट्रिक के कारण जो हानि उत्पन्न होती है उसको हम डी इलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं। कोरोना के कारण जो उत्पन्न आपकी हानि होती है उसको हम कोरोना लॉस कहते हैं। ठीक है। 37 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि करंट तथा रेजिस्टेंस के कारण उत्पन्न लॉस को हम क्या कहते हैं? कॉपर लॉस कहते हैं। अगर आपका जो भी लॉस उत्पन्न होता है करंट और रेजिस्टेंस के कारण, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉपर लॉस कहते हैं। 38 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ट्रांसमिशन सिस्टम में प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होने वाली हानि को या कॉस्ट, व्यय होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रनिंग कॉस्ट कहते हैं। ठीक। 39 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में 230 और आपके 400 वोल्ट के लिए यूज करते हैं हम कौन से? सेकल टाइप इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। ACSR का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। ठीक है। ACSR का फुल फॉर्म आप सभी लोग बताएंगे। ABC केबल क्या होती है? ABC केबल क्या होती है? एरिया वंस्ड कंडक्टर केबल। इसका यूज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में वहाँ करते हैं जहाँ पर आबादी या इमारतें ज़्यादा होती हैं। जहाँ पर इमारतें या आबादी आपकी ज़्यादा होती है वहाँ पर हम एरिया केबल का यूज करते हैं। 42 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? कंडक्टर आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सॉलिड कंडक्टर और एक आपका होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर। जो आपका सॉलिड तार होता है, सॉलिड तार जो आपका होता है उसमें आपका एक ठोस तार होता है। ठीक। अलग अलग टुकड़े नहीं लगे होते हैं। और जो आपका स्टैंडर्ड केबल होता, स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है, स्टैंडर्ड तार होता है, इसमें आपके तार के कई भागों को मिलाकर आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर बनाया जाता है। ठीक है। 43 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि AC टाइप वुड पोल की लंबाई कितनी होती है? 12.75 मीटर, 12.75, 12.75 मीटर आपकी इसकी होती है। H टाइप वुड पोल की लंबाई कितनी होती है? 13.65, ठीक, 13.65 मीटर। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी सभी चीज़ों को डिटेल में लिखा गया है। देखिए आपका यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई और टावर का आधार। तीनों चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है कि टावर की, आपके टाइप ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई और टावर का जो आधार नीचे का भाग होता है वो कितना होता है। ठीक है, सभी इसका स्क्रीनशॉट ले ले एक बार जल्दी से। जो आपके ए टाइप के टावर होते हैं इनकी ऊंचाई होती है 29.12 मीटर, 29.12 मीटर, और इनका जो आधार होता है वो होता है 9.5 इंटू 9.5 मीटर। बी टाइप के आपके जो टावर होते हैं इनकी ऊंचाई होती है 29.28 मीटर और इनका आधार होता है 11.7 इंटू 11.60 मीटर। ठीक। सी टाइप के जो आपके टावर होते हैं इनकी ऊंचाई होती है 30.08 मीटर और इनका जो आधार होता है वो होता है आपका 15x15 मीटर का। ठीक है, देखिए आप लोग अपनी गैलरी में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग नाम से फोल्डर बना लें, उन्हीं सब में आप अपने स्क्रीनशॉट जो कि सेव करते जाया करें, पेपर के टाइम ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। ट्वेलर स्टील पोल, ट्वेलर स्टील पोल की ऊंचाई कितनी होती है? 9 मीटर से 8.5 मतलब 8.5 मीटर। 47 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 6.6 kV यह व्यक्तिगत बिजली घरों की जनन वोल्टता है। यह व्यक्तिगत बिजली घरों की आपकी जनन वोल्टता है जिससे कारखाने, मिले, औद्योगिक आदि में पहुंचाया जाता है। 11 kV क्या होता है? 11 kV वोल्टेज होता है। यह भारत में सभी राजकीय विद्युत परिषदों के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पुराने बिजली घरों की जननी होती है। ठीक, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखिए 49 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि 33 kV 33 kV, या हम आपको क्या बताया था कि आपकी kV को हटाएंगे और 3 जीरो लगाएंगे, वो वोल्ट में आपका चेंज हो जाएगा। kV को हटा दिया, 3 जीरो लगा दिया, वोल्ट में आपका चेंज हो गया। 33,000 वोल्ट। यह रूस, अमेरिका, जर्मनी, जापान आदि प्रगतिशील देशों में
प्रतिष्ठापित बिजली घरों की जननी होती है, लेकिन भारत में अभी ये नहीं है उपलब्ध। ठीक है। 50वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि केवी को वोल्ट में चेंज कैसे करते हैं। देखिए, अगर आपका 66 वोल्ट लिखा है तो 3 जीरो इसमें से हटा दीजिए और आप केवी लगा दीजिए। अगर आपका यहाँ पर 66 केवी को वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें से केवी हटा दीजिए, 3 जीरो लगा दीजिए। सीधा सा आपका साधारण सा उपाय है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन से इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूमर तक या उपभोक्ता तक कौन पहुंचाता है? आपका देखिए दोनों, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन से भी और डिस्ट्रीब्यूशन से, दोनों से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन से इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। ठीक। दूसरे नंबर पर आपका आता है कि इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एसी डिस्ट्रीब्यूशन और आपका डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। एसी डिस्ट्रीब्यूशन और आपका डीसी डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन 2 प्रकार के होते हैं। तीसरा आपका आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कितने भाग होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के 3 भाग होते हैं, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और आपका सर्विसमैन। इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। देखिए, जब आप डिटेल से हर चीज़ के बारे में पढ़ लेंगे तो आपका कुछ भी क्वेश्चन आपका बच ही नहीं सकता है। और आपको पूरे यूट्यूब पर इस तरह से और इतने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन किसी ने नहीं बताए हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पूरे यूट्यूब पर आपको किसी भी चैनल ने आपको इतने सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं बताए हैं। आप ट्रांसमिशन में कितने 300 एमसीक्यू बता चुके हैं आपको। और अगर आप उसको कम भी करें तो कम से कम 50 एमसीक्यू टाइप 500 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन तो आपको बता ही चुके हैं हम। ठीक है। ठीक। चौथे नंबर पर आपका आता है इलेक्ट्रिकल पावर को इलेक्ट्रिक जनरेशन स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचाता है कौन? फीडर पहुंचाता है। ये जो कॉमन चीज़ है आपको बिल्कुल से ज़रूर से याद करनी है, इन्हीं में से जो कि आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। 5वें नंबर पर आपका आता है कि इलेक्ट्रिकल पावर को फीडर से सर्विसमैन तक कौन पहुंचाता है? डिस्ट्रीब्यूशन। इन सभी के बारे में हमने डिटेल से आपको पढ़ा दिया है, आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूजन जो कि इस बारे में ना हो। 6वें नंबर पर आपका आता है इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूशन से उपभोक्ता तक कौन पहुँचाता है? सर्विसमैन पहुँचाता है। एलटी का आपका एसटी और एलटी का फुल फॉर्म हमने बता दिया था। एलटी का फुल फॉर्म होता है लो टेंशन। ठीक है। एचटी का आपका फुल फॉर्म होता है हाई टेंशन। ठीक है। एसी सप्लाई के अंदर 1000 वोल्ट से कम के वोल्टेज को एलटी कहते हैं, और अगर 10,000 वोल्टेज से ऊपर और 33,000 वोल्टेज से नीचे की वोल्टेज अगर आपकी है तो उसको हम एचटी कहते हैं, हाई टेंशन। ठीक है। हाई टेंशन या वोल्टेज दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है। 8वें नंबर पर आपका आता है कि निम्न में से कौन सी विद्युत की प्राइमरी वितरण डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है? ठीक। निम्न में से कौन सी है? आपकी 6.6 केवी या आपका कितना 11 केवी, ये दोनों एक ही चीज़ है। 9वें नंबर पर आपका आता है कि प्राइमरी ट्रांसमिशन में आती है 132 केवी। आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन में क्या आता है? 132 केवी। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका आता है 415 केवी। और देखिए, अगर एक आध 2 क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो जाते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक। 50 और 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बताने में अगर एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताया करें, हम अगले वीडियो लेक्चर में आपको करेक्शन करा दिया करें। ठीक। बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हों। 12वें नंबर पर आपका आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में प्रयुक्त ACSR का तार का फुल फॉर्म क्या है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स बार। हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहा था, लेकिन 2 या 3 बच्चों ने ही इसका जो कि है आंसर दिया है। ठीक। 13 नंबर का आपका आता है क्वेश्चन कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में प्रयुक्त पोल को जमीन में कितनी गहराई पर लगाया जाता है? तो 1/6 कितना डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज किए जाने वाले एसी पोल के बीच की दूरी कितनी होती है? 60 से 100 मीटर। लाइन के पोल, लकड़ी के पोल का उपयोग किया जाता है 22 केवी के लिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप लोगों को रट चुकी हैं। ठीक है। 16 नंबर का आपका आता है 16 नंबर पे आपका आता है कि भारत में हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज कितने केवी का होता है? तो आपका देखें 765 केवी। अंडरग्राउंड केबल का यूज करते हैं हम कहाँ पर? ट्रांसमिशन में भी, डिस्ट्रीब्यूशन में, दोनों में करते हैं। जहाँ ओवरहेड ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बाधित होता है, मतलब कि जहाँ पर आपका ओवरहेड और आपका ओवरहेड ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है, वहाँ पर हम अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग करते हैं। 19 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि लो वोल्टेज केबल में कितने केवी की वोल्टेज जो कि अब कितने वोल्ट की वोल्टेज आपकी प्रवाहित होती है? तो आपकी कितनी? 1000 वोल्ट की। 1000 वोल्ट को अगर हम केवी में कन्वर्ट करें तो आपका कितना आएगा? 1 केवी आएगा। ठीक है। 20वें नंबर का आपका आता है कि हाई वोल्टेज केबल आपकी क्या है? 11000 केवी वोल्टेज पर। हाई वोल्टेज केबल पर आपकी 11000 वोल्ट तक की जो कि ये धारा प्रवाहित हो सकती है। सुपर टेंशन केबल पर आपकी 33000 वोल्ट तक की धारा प्रवाहित हो सकती है। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल पर आपकी कितनी? 13200। सुपर टेंशन केबल पर आपकी 1332 से ऊपर 1332 केवी
1332 नहीं, 13,200 वोल्ट से ऊपर, ठीक है। 13,200 वोल्ट से ऊपर की वोल्टेज जो कि आपकी प्रवाहित हो सकती है। 21 नंबर के क्वेश्चन में आपका आता है कि निम्न में से 400 केवी तक कार्य करता है अंडरग्राउंड केबल या आपका ओवरहेड। तो आपका ओवरहेड जो कि होता है, ओवरहेड लाइन आपकी 400 केवी तक की जो केबल पर कार्य करती है, ठीक। निम्न में से आपका क्या है। इसके बाद आता है 22 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से 66 केवी पर कार्य क्या करता है। अंडरग्राउंड केबल जो आपकी होती है वो 66 केवी पर कार्य करती है। 23 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि लॉस फैक्टर का आपका फॉर्मूला क्या होता है। औसत ताम्र हानि अपॉन उच्च ताम्र हानि, ठीक है। टेप जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टे, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। नम्न आपका देखिए, नम्न स्टे और आपका होता है नम्न स्टे और आपका अनम्न स्टे, ठीक। 25 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि केबल का मुख्य भाग क्या है, कोर। केबल का मुख्य भाग क्या है, कोर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रोड। कोर या क्रोड दोनों एक ही चीज़ है। 26 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि विद्युत ऊर्जा को उत्पादन से लेकर उपभोक्ता खपत तक निम्न में से किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। विद्युत जनन, विद्युत संचरण, विद्युत वितरण और आपका विद्युत उपयोग। तो इन सभी के द्वारा हम पहुंचाते हैं। विद्युत जनन या उत्पादन किस शक्ति संयंत्र द्वारा किया जाता है, सभी के द्वारा, डीजल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट। विद्युत ऊर्जा का संचरण प्रायः किया जाता है, हाई वोल्टेज पर विद्युत ऊर्जा का संचरण किया जाता है, ठीक है। विद्युत संचरण या प्रेषण का तात्पर्य क्या है, विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ठीक। विद्युत संचरण या विद्युत प्रेषण कहलाता है आपका, ठीक। ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन। संचरण ट्रांसमिशन लाइन का प्रभावी एसी प्रतिरोध डीसी प्रतिरोध की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। 31 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि इंडिया में मानक आवृत्ति स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 HB होती है, 50 HB होती है, कितनी होती है, 50 HB होती है। 32 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि स्किन इफेक्ट केबल क्या होती है, हाई आवृत्ति पर कार्य करती है, हाई आवृत्ति पर दिखती है आपकी। 33 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ओवरहेड में फॉल्ट कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, क्या होते हैं, अधिक होते हैं। आपकी ओवरहेड केबल जो होती है उसमें आपके फॉल्ट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। केबल का चालक जब कहीं से टूट जाता है तो कौन सा फॉल्ट कहलाता है, ओपन सर्किट फॉल्ट कहलाता है। जब आपकी केबल का इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हट जाता है तो आपका कौन सा फॉल्ट कहलाता है, आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहलाता है। ये सभी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। जब केबल को चालक पृथ्वी के साथ संपर्क में आ जाता है तो आपका वो अर्थ फॉल्ट कहलाता है। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि जहाँ पर फॉल्ट होता है वहाँ मेगर क्या प्रदर्शित करता है। देखिए, आपको जो हमने मेगर वगैरह पढ़ाए हैं, ठीक, मेगर के द्वारा हम क्या करते हैं, फॉल्ट का पता लगाते हैं। सबसे पहले हम बता दें, आपके मेगर के द्वारा हम आपकी जो केबल है इसमें होने वाले फॉल्ट का पता लगाते हैं। मेगर में आपका जहाँ पर आप देखिए, जैसे कि आपकी केबल है, ठीक, और ये है आपका मेगर, ठीक, ये है मेगर। इसको हम जैसे ही अगर ले जाते हैं और आपकी केबल में जहाँ भी फॉल्ट होगा तो वहाँ पर आपकी मेगर की स्क्रीन पर 0 लिख कर आएगा, क्या 0 प्रदर्शित हो जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि आपका इस जगह पर फॉल्ट है, तो आप वहीं से केबल को काटेंगे और फॉल्ट को सही करेंगे। 38 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि मर्ले या बर्ले लूप टेस्ट, मुरले या बर्ले लूप टेस्ट के द्वारा क्या करते हैं, किस फॉल्ट का पता लगाते हैं हम, तो अर्थ फॉल्ट का, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का या आप ओपन सर्किट फॉल्ट का। तो AB मतलब कि आपकी अर्थ फॉल्ट और आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का पता लगाते हैं हम बर्ले लूप टेस्ट और आपका मर्ले लूप टेस्ट के द्वारा, ठीक। नाम भी तो एकदम बहुत अटपटे ही से हैं, राम लखन ऐसे नाम रखना था। 39 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि केबल के सभी कोर आपस में किसके द्वारा बंधे होते हैं। तो देखिए, संसेचित कागज इम्प्रेग्नेटेड पेपर के द्वारा आपके बंधे होते हैं। 40 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि केबल को नमी और गैस से बचाने के लिए कौन सा इंसुलेटर या कौन से मिश्रण हम उसके ऊपर लपेटते हैं। तो एल्यूमिनियम व लीड का मिश्रण जो कि हम उसके ऊपर लपेटते हैं। 41 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि मेटेलिक सीट की सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है, उसके ऊपर पेपर टेप लपेट दिया जाता है, किसकी, मेटेलिक सीट की सुरक्षा के लिए। भूमि के अंदर कौन से होते हैं, अंडरग्राउंड केबल। भूमि के ऊपर कौन सी होती है, ओवरहेड केबल। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि देखिए, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन में कितने केवी का वोल्टेज बहता है, 6.6 और आपका 11 केवी का।
प्राइमरी ट्रांसमिशन में आपका 132 केवी का, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन में आपका 440 वोल्ट या आपका 220 वोल्ट है, 440 वोल्ट या आपका 220 वोल्ट किसमें, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आपका एचटी में वोल्टेज, हाई टेंशन में वोल्टेज बहता है, कितना बहता है आपका देखिए 1000 वोल्ट से ऊपर और 33000 वोल्ट से नीचे, 33000 वोल्टेज से नीचे। फीडर को समान लंबाई में धारा का मान कितना डैश होता है, तो आपका कम, ज़्यादा, समान या इनमें से कोई नहीं, तो आपका समान। उत्पादन केंद्र से संचालित विद्युत शक्ति क्या कहलाती है और कितने केवी की होती है, तो आपकी देखिए प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाती है और 11 केवी की होती है। दो एसी पोल के बीच की दूरी कितनी होती है, 66 केवी या आपका 100 मीटर, 66 केवी आपका कितना, 100 मीटर। 50 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिकल पावर को फीडर से सर्विस मेंस में कौन भेजता है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन उसके द्वारा हम भेजते हैं। ठीक, इसके बाद आपके 50 क्वेश्चन जो कि और बचे हैं वो जल्दी से करा देते हैं। एक नंबर फिर से आपका 1 नंबर स्टार्ट होता है कि जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन या कंट्रोल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन कहते हैं। ठीक, जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिकल पावर को हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन या कंट्रोल करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन कहते हैं। लाइन के झोल को किस अक्षर के प्रदर्शित किया जाता है, सेक से प्रदर्शित करते हैं और उसका सिंबल होता है एस। ठीक है, चालक का ताप बढ़ाने के लिए लाइन के झोल को क्या प्रभाव करता है, देखिए आपका लाइन का झोल जो कि है वो किसके कारण आता है, बढ़ता है। ठीक, चालक का ताप बढ़ने से क्या होता है, आपकी जो तार है उसका झोल बढ़ जाता है। ठीक है, झोल को हमने इंग्लिश में आपको बताया था क्या कहते हैं, सेक कहते हैं। सेक की गणना का सूत्र क्या है, S बराबर WL² 8T। सेक की गणना का सूत्र है S बराबर WL² 8T। चालक का भार बढ़ने से लाइन के झोल पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपका जो चालक का, देखिए आप एक चीज़ देखिए, अगर आपकी चालक का भार, ठीक, चालक पर ताप अगर आपका बढ़ जाता है, चालक पर ताप या भार, तो आपकी जो सर्विस लाइन, आपकी जो लाइन है उस पर सेक बढ़ जाता है, अर्थात झोल आ जाता है। 6वें नंबर पर आपका आता है कि निम्न वोल्टता लाइन खुली हो तो उसका कोई भी भाग भूमि तल से किस ऊंचाई पर होना चाहिए, 4.572 मीटर, 4.572 मीटर का। इसके बाद देखिए तीसरा आपका 7वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि कार्यकारी तन्य बल का सही सूत्र क्या है। कार्यकारी तन्य बल का आपका सही सूत्र है TB/S × F, TB/S × F। आपसे देखिए कंफ्यूज करने के लिए जो कि हैं उसी से मिलते जुलते आपके आंसर रखे जाते हैं। ठीक है, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। 8वें नंबर का आपका आता है कि एक ड्रम लगभग कितने किलोमीटर लंबा तार रखता है, तो 8 किलोमीटर लंबा आपका तार रखता है एक ड्रम। 9वें नंबर पर आता है कि भविष्य में लाइन को आगे बढ़ाने के लिए आलंब पर क्या प्रबंध किया जाएगा, तो जंपर लगाए जाएंगे आपके भविष्य में आपके आलंब पर। ठीक है, 650 वोल्ट तक वाली लाइन हेतु अनुमान अंतराल सबसे नीचे के चालक तथा भूमि तल के बीच कितना होता है, तो आपका 19 होता है। टावर स्थापित करने के लिए क्या बनाना चाहिए, टावर प्रसार आधार। 12 नंबर का आपका आता है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज कौन करता है, तो सब स्टेशन में आपका ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन आपका करता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करता है। ठीक है, 13 नंबर का आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, ट्रांसमिशन सब स्टेशन को स्टेप डाउन करके आपके कंज्यूमर तक कौन भेजता है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। 14 नंबर का आपका आता है कि न्यूनतम सुरक्षा गुणांक को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, तो F का बेस S, इस तरह से आपका लिखा है, F लिखा है, बीच में आपका नीचे बेस लिखा है S। 15 नंबर का आपका आता है कि एक सब स्टेशन को दूसरे सब स्टेशन पर इंटरकनेक्ट अर्थात ग्रिड वोल्टेज से जोड़ता है कौन सा, स्विचिंग सब स्टेशन। सभी के बारे में हम आपको डिटेल से बता चुके हैं एक से। ठीक है, 16 नंबर का आपका आता है कि झोल को प्रभावित करने वाले कारक कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। 17 नंबर में आपसे पूछा है कि इंडस्ट्रियल को सप्लाई देने के लिए कौन से सब स्टेशन का यूज करते हैं, तो हम इंडस्ट्रियल सब स्टेशन का यूज करते हैं इंडस्ट्रियल को सप्लाई देने के लिए। देखिए आप लोग ये ना सोचें कि अब तो यहाँ से जो कि है MCQ टाइप क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, वीडियो को नहीं देख रहे हैं। देखिए अगर आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हुए चल रहे हैं और MCQ टाइप क्वेश्चन को देखते हुए चल रहे हैं, आपका कोई भी नुकसान नहीं है, आपका रिवीजन ही हो रहा है। ठीक है, आपका रिवीजन करने से क्या होगा, आपके सामने जैसे ही आप क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होंगे और आप डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। ठीक, झोल एवं तनन की परिकल्पना करके एक ग्राफ तैयार कीजिए, उसे क्या कहते हैं, उसे हम देखिए क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं झोल चार्ट। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, झोल चार्ट हम कहते हैं। इसके बाद आता है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन कि हाई फ्रिक्वेंसी को लो फ्रिक्वेंसी में चेंज कौन करता है, फ्रिक्वेंसी चेंज सब स्टेशन। 21 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है
देखिए साधारण सब स्टेशन की रेटिंग कितनी होती है, 210 केवीए, 210 केवीए, ठीक है। इसके बाद आपका 22 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सब स्टेशन में प्रयोग करने वाले बस बार किसके बने होते हैं। तो देखिए एल्यूमिनियम और तांबे दोनों के आपके बने होते हैं बस बार जो आपके सब स्टेशन में यूज किए जाते हैं, ठीक। आपका इसके बाद 23 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ट्रांसमिशन की दक्षता का अनुपात कितना होता है। ट्रांसमिशन की दक्षता का अनुपात होता है निर्गत बटे आपका निविष्ट, आउटपुट अपॉन इनपुट ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। 24 नंबर में पूछा आपका कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी होती है, केवीए। ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है केवीए, किलोवाट एम्पियर। जो 25 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी ट्रांसमिशन में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। 26 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में नॉन टेक्निकल लॉस कितना प्रकार का होता है। नॉन टेक्निकल लॉस कितना प्रकार का होता है आपका 16.6%, ठीक। कितना आपका होता है 16.6% होता है। पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच एंगल होता है कॉस थीटा का आपका एंगल होता है। 28 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, 28 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम वाल्व ऑफ पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो एक प्रकार का आपका जो किया वो होता है। 29 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि एक्टिव पावर और अपरेंट पावर की यूनिट होती है, कितनी होती है, केवी और केवीए, केडब्ल्यू और केवीए आपकी होती है अपरेंट पावर और आपका एक्टिव पावर की यूनिट। 30 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि रिएक्टिव पावर की यूनिट कितनी होती है। रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है केवीएआर। एक्टिव पावर आपकी क्या होती है, एक्टिव पावर आपके होते हैं आई कॉस थीटा। रिएक्टिव पावर क्या होता है, आई साइन थीटा। एक्टिव पावर आई कॉस थीटा, रिएक्टिव पावर आई साइन थीटा। एक्टिव पावर आई कॉस थीटा और रिएक्टिव पावर क्या, आई साइन थीटा। 33 नंबर का क्वेश्चन आता है कि लोड करंट पावर फैक्टर के बीच रिलेशन होता है क्या, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि लोड करंट बड़ी रहती है तो पावर फैक्टर की वोल्टता क्या होती है, कम हो जाती है। रेजिस्टिव लोड के केस में पावर फैक्टर कैसा होता है, यूनिटी होती है। 36 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि इंडक्टिव लोड के केस में वोल्टेज करंट से करता है। इंडक्टिव लोड के केस में आपका वोल्टेज करंट से क्या करता है, लीडिंग करता है। 37 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि कैपेसिटिव लोड के केस में वोल्टेज करंट से करता है क्या, लैगिंग, ठीक। यहाँ पर आपका लीडिंग और यहाँ पर आपका लैगिंग। कुछ क्वेश्चन जो कि और बचे हैं आपके 20 क्वेश्चन टोटल बचे हैं। डिस्ट धारा तंत्र में कोरोना प्रभाव कैसा होता है, बहुत कम होता है, ठीक। आपका देखिए चालक के चारों ओर वायु भंजन को हम क्या कहते हैं, चालक के चारों ओर जो आपका वायु भंजन होता है अर्थात आपकी वोल्वेट कलर की लाइट जो उत्पन्न होती है तार के चारों ओर, उसको हम कोरोना कहते हैं। लघु संचरण लाइनों की परिचालन वोल्टता कितने केवी की होती है, तो 20 केवी की होती है। एक 41 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि मध्य संचरण लाइन को कोटि कितनी होती है। मध्य संचरण लाइन की कोटि होती है आपकी 80 से 160 किलोमीटर। दीर्घ संचरण लाइन की आपकी कोटि होती है 100 किलोमीटर, 100 केवी से ज़्यादा। दीर्घ संचरण लाइन की वोल्टता कितनी होती है, 100 केवी से आपकी ज़्यादा होती है। इसके बाद आता है 43 नंबर का क्वेश्चन के प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। पिन प्रतिरोध को अधिक से अधिक किन वोल्ट तक जो कि है प्रयोग किया जाता है, तो 80 किलोवाट केवी तक प्रयोग किया जाता है। 45 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार के खम्भों में दीमक तथा आग लगने का डर रहता है। तो आपके कास्ट लकड़ी के जो आपके खम्भे होते हैं, आपके वुड पोल, उनमें आपके आग और आपकी दीमक लगने का डर रहता है। एसीसी पोल की ऊंचाई कितनी होती है, 7 से 14 मीटर आपकी, ठीक। 47 नंबर के क्वेश्चन में आपकी बात की है कि निम्न में से कौन सा परीक्षण मात्र झूला प्रतिरोधक हेतु किया जाता है। तो देखिए विद्युत यांत्रिक परीक्षण, ठीक है। 48 नंबर के क्वेश्चन में आपसे बात की है कि प्रेरकत्व के कारण लाइन में वोल्टता पात में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए बढ़ जाता है आपका, क्या होता है, वोल्टता पात जो कि है वो बढ़ जाता है। 49 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से मीडियम वोल्टेज कौन सा है, ठीक। निम्न में से मीडियम वोल्टेज कौन सा है आपका 650 से आपका कितना 11,000 वोल्ट। 50 नंबर का आपका लास्ट क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर
किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन पर आपका ट्रांसफार्मर कार्य करता है। पहला आपका आता है एक्टिव पावर तथा अप्रेंटिव पावर के अनुपात को हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर बराबर आपका होता है एक्टिव पावर अपॉन अप्रेंट पावर। देखिए, अगर आप पूरा वीडियो लेक्चर देखते हैं तो आपको फ़ायदा 100% मिलेगा ही, ठीक, 100% आपको जो कि ये फ़ायदा मिलेगा ही। आप लोग इस चीज़ से निष्फिक्र रहें कि आपने 1 घंटा देखी वीडियो आपको कुछ फ़ायदा ना मिले, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको फ़ायदा जो कि ये मिलेगा, और ये चीज़ें जो आपकी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की आप जो MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये आपको आगे तक काम में आने वाले हैं। जो आपकी जेई वगैरह की परीक्षा होगी तो उसमें भी जो टेक्निकल आपके सब्जेक्ट होते हैं उनमें आपका ट्रांसमिशन है, ठीक, और यही सब क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जाते हैं। एक्टिव पावर तथा अप्रेंटिव पावर, ठीक, के अनुपात को हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है पावर फैक्टर को किससे व्यक्त किया जाता है? तो हमने आपको बता दिया था कॉस फाई से, ठीक। कॉस फाई आपका बराबर होता है वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति बराबर KW अपॉन KVA। P बराबर आपका होता है VI कॉस थीटा, ठीक। P बराबर आपका होता है VI कॉस फाई। इसके बाद देखिए तीसरा आपका क्वेश्चन आता है कि शक्ति गुणक का भार किस पर निर्भर करता है? तो आपके शक्ति गुणक का भार निर्भर करता है परिपथ के गुणों पर, परिपथ के गुणों पर। चौथे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि परिणामित्रों का प्रयोग कब करना चाहिए? पूर्ण भार पर। आपका कितना? पूर्ण भार पर। पाँचवें नंबर के क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा है, पाँचवें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्रेरण मोटर का परिचालन किस भार पर करना चाहिए? तो देखिए पूर्ण भार पर। किस पर? पूर्ण भार पर। छठवें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि विद्युत संचरण दक्षता तथा विद्युत दक्षता का मान क्यों घट जाता है? विद्युत संचरण दक्षता तथा विद्युत दक्षता का मान क्यों घट जाता है? पावर फैक्टर बराबर I² लॉसेस ज़्यादा होने के कारण, ठीक है। इसके बाद सातवें नंबर का आपका आता है कि स्थिर KW पर शक्ति गुणक के घटने से KVA का मान क्या हो जाता है? बढ़ता है, ठीक। आपका किलोवाट एम्पियर का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है जब आपका KW घट जाता है। तो स्थिर KVA पर शक्ति गुणक के घटने से KW का मान क्या हो जाता है? किलोवाट का मान क्या होता है? घटता है आपका, ठीक। जब आपका ये वाला मान बढ़ेगा और ये वाला घटेगा तब आपका ये वाला मान क्या होगा? घट जाएगा आपका, ठीक। इसके बाद आपका 9वें नंबर का क्वेश्चन आएगा। 9वें नंबर में आपसे पूछा है कि शक्ति गुणांक पर I² लॉसेस अधिक होने के कारण किसका मान घट जाता है? तो विद्युत संचरण और विद्युत दक्षता, इन दोनों का मान जो कि है वो घट जाता है जब आपका I² लॉसेस अधिक होता है, ठीक है। 10वें नंबर में आपसे पूछा है कि शक्ति गुणक पर I का मान बढ़ने से संचरण तथा वितरण, आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में वोल्टतापात का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, जीरो हो जाता है या सभी? तो आपका बढ़ जाता है। 11वें नंबर में आपका आ रहा है कि औद्योगिक तापमान भट्टी निम्न शक्ति गुणक डैश पर कार्य करती है? पश्चगामी पर, ठीक। किस पर? पश्चगामी पर कार्य करती है। 12वें नंबर में आपसे पूछा है कि स्थिर किलोवाट एम्पियर पर शक्ति गुणक घटने से किलोवाट के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका घट जाता है। ये आपका वही पहले वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, ठीक। किलोवाट एम्पियर क्या है? आपका KVA है, KVA किलोवाट एम्पियर, ठीक है। 13 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि उच्च शक्ति गुणक के मोटर कौन से हैं? उच्च शक्ति गुणक के मोटर कौन से हैं? आपके देखिए तुल्यकाली शक्ति सरागे मोटर, ठीक, और आपके प्रतिपूर्ण प्रेरक मोटर। तो ये सब की आपकी क्या है? उच्च शक्ति गुणक के मोटर हैं आपकी ये सभी, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन 14 नंबर का कि किसको लाइन श्रेणी में योजित करके आपका क्या गुणक को सुधारा जा सकता है? तो आपके संधारित्र बूस्टर को हम क्या करते हैं? योजित करके आपके किसी भी लाइन की श्रेणी को सुधार सकते हैं। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न शक्ति गुणक पर धारा का मान बढ़ने से लाइनों में कौन सी हानियाँ बढ़ जाती है? तो I² लॉसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। 16 नंबर का आपका पूछा है कि औद्योगिक तापमान भट्टी किस शक्ति गुणक पश्चगामी पर कार्य करती है? तो आपकी निम्न पर, ठीक है। सप्लाई आवृत्ति किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? तो F से। सप्लाई आवृत्ति को हम F से प्रदर्शित करते हैं। 18 नंबर में आपसे पूछा कि शक्ति गुणक को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? तो आपके किससे? cos फाई से। शक्ति गुणक को हम किससे? cos फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आपका 19 नंबर का क्वेश्चन आता है कि संधारित्र की क्षमता का सूत्र क्या होता है? संधारित्र की क्षमता का आपका सूत्र जो कि है वो क्या होता है? आपका C बराबर 1/W²L, ठीक है। 20 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि स्थिर किलोवाट KW पर शक्ति गुणक के घटने से किलोवाट एम्पियर KVA के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका बढ़ता है। ये दोनों आपको किलोवाट एम्पियर और इन दोनों के बारे में जो कि अच्छे से पढ़ना है, ये हम जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है।
21 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि त्रिफेजी संतुलित प्रणाली में भार धारा को किस सूत्र द्वारा लिखा जाता है। तो देखिए आपको बता दें कि I/L बराबर आई आपका बेस में क्या है L है, बराबर आपका है W/√3V cos फाई, ठीक है। 22 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि स्थैतिक संधारित्र के द्वारा संधारित्र को मशीन बस सप्लाई के किस क्रम में संयोजित करते हैं। तो समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। 23 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि त्रिकला तंत्रों में भार के पार्श्व, ठीक, भार के पार्श्व में स्थैतिक संधारित्र को संयोजित की कौन सी पद्धति संभव है। कौन सी पद्धति संभव है? तो ये डेल्टा पद्धति भी और स्टार पद्धति, दोनों पद्धति जो कि इसमें संभव होती हैं, ठीक है। देखिए अब आता है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन कि शक्ति गुणक उन्नयन मतलब सुधारने, आपका इम्प्रूवमेंट करने से क्या लाभ होता है। शक्ति गुणक आपके पावर फैक्टर को सुधारने से क्या लाभ होता है। लाइन चालकों की क्षमता बढ़ जाती है, मोटरों की दक्षता एवं क्षमता अधिक हो जाती है, आपके परिणामित्रों की दक्षता से अधिक हो जाती है, ठीक। तो ये सभी जो कि इसका आंसर होगा। इसके बाद आता है आपका 25 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि स्थैतिक संधारित्रों विधि के लाभ बताइए। तो ये सभी हैं, ठीक। नगण्य शक्ति होने पर कार्य करते हैं, ठीक, अधिक विश्वसनीय होते हैं और आपके दीर्घायु होते हैं, मतलब आपके लंबे समय तक ये जो कि है वो चलते हैं। 26 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न शक्ति गुणक का प्रभाव किस पर पड़ता है। आपके देखिए दक्षता पर, धारा पर, वोल्टतापात पर, आपके विद्युत नियमन पर। तो ये सभी इसका आंसर होगा। SVC का फुल फॉर्म क्या होता है। स्टैटिक बार आपका स्टैटिक बार कंप्रेसर, ठीक, स्टैटिक बार कंप्रेसर, ठीक। 28 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि चल लागत आपका रनिंग कॉस्ट क्या होती है। I² लॉसेस की पावर लॉस, आपका मेंटेनेंस लागत। तो ये दोनों आपकी जो कि है वो रनिंग कॉस्ट होती हैं। 29 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की प्रतिरोधकता अत्यधिक तेजी से बढ़ती है जब आपकी आर्द्रता क्या हो जाती है, आपकी 20% से कम हो जाती है, तब आपकी पृथ्वी की प्रतिरोधकता जो कि है तेजी से बढ़ती है। एक पावर परिपथ में कितने निगर्त स्वीकृत हैं। आपके कितने निगर्त स्वीकृत हैं? 10 पॉइंट या आपके 2 पॉइंट। तो आपका इसका आंसर आएगा क्या? 2 पॉइंट आएगा। बड़े शक्ति संयोजन के लिए भू संपर्कन प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो 0.5 ओम होता है, ठीक है। 32 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर कितना होता है? तो 1 होता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर कितना होता है? आपका 1 होता है। और देखिए अगर आप लोग चाहते हैं जो कि आपका 50 MCQ टाइप क्वेश्चन का टेस्ट हो और आप लोगों को जो कि इनाम मिले, तो आप सभी लोग इसको मिलकर एक बार वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि वो भी पढ़ाई के साथ साथ जो कि है थोड़ी बहुत जो कि इनकम कर सकते हैं, ठीक है। 34 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नॉन टेक्निकल लॉसेस कितने होते हैं? कितने % होते हैं? आपके 16.6%। 16.6%। 35 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितने % टेक्निकल लॉसेस होते हैं? तो आपके 22.5%, ठीक। 36 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि पावर जनरेटर में कौन सा मोटर यूज करते हैं हम? देखिए 3 फेज साइक्रोनस जनरेटर यूज करते हैं। रिएक्टिव पावर को की यूनिट कितनी होती है? kVAR। एक्टिव पावर को हम कहते हैं क्या? I cos थीटा। और देखिए एक्टिव पावर को हम क्या कहते हैं? I cos थीटा, ठीक। 39 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि एक्टिव पावर की यूनिट कितनी होती है? एक्टिव पावर की आपकी यूनिट होती है, हम आपको पहले बता चुके हैं, kV और आपका कितना kVA, किलो वाट और किलो वाट एम्पियर, जी आपकी होती है एक्टिव पावर की यूनिट, ठीक है। रिएक्टिव पावर क्या होता है? आई साइन थीटा। यदि लोड करंट बढ़ जाता है तो और आपका पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाती है? आपकी पावर फैक्टर की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। 42 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि लोड करंट पावर फैक्टर के बीच रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती का आपका रिलेशन होता है, ठीक। रेजिस्टिव लोड के केस में पावर फैक्टर होता है कैसा? यूनिटी होती है। आपके पावर फैक्टर कैसा होता है? यूनिटी। 44 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि इंडक्टिव लोड के केस में वोल्टेज करंट से करता है क्या? लीडिंग। आपका क्या करता है? लीडिंग करता है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है? 90 से आपकी 98। कौन सा मोटर? AC व DC दोनों पर कार्य करता है। तो आपका यूनिवर्सल जो मोटर होता है वो आपका AC और DC दोनों पर ही काम करता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 47 नंबर का, ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस किन लोड पर सबसे कम होते हैं? तो आपके रेजिस्टिव लोड पर आपके कॉपर लॉस जो कि है ट्रांसफार्मर में सबसे कम होता है। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस किस लोड पर सबसे ज़्यादा होता है? तो आपके रेजिस्टिव लोड पर, रेजिस्टिव लोड नहीं,
कैपेसिटिव लोड पर। कैपेसिटिव लोड पर आपका ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस ज़्यादा होता है और आपका रेजिस्टिव लोड पर आपका कॉपर लॉस कम होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन की कि ट्रांसफार्मर की कोर बनी होती है, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की। सिलिकॉन स्टील की, इसके बारे में हमने आपको अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। ट्रांसफार्मर, प्राइमरी ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर कौन सा यूज करते हैं? हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक। और हमने आपको जो सिंगल लाइन डायग्राम बताया था वो आपको जरूर से याद करना ही है, चाहे आप जैसे याद करें उसको आप जरूर से याद करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 51 नंबर का क्वेश्चन, मतलब कि पहली नंबर का, कि विद्युत प्रदोष, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या आपका लॉस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी प्रदोष। अब इसमें आपको 5वें लेसन के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर का आपका आता है कि ऐसे प्रदोष जिनमें उत्पन्न होने के बाद विद्युत तंत्र का प्रचालन स्थायी रूप से बाधित होता है, स्थायी प्रदोष आपका कहलाता है। ऐसे प्रदोष जो कि क्षणिक समय के लिए विद्युत तंत्र में उत्पन्न होते हैं, ऐसे प्रदोष या ऐसे फॉल्ट जो आपकी इलेक्ट्रिकल लाइन में या आपके विद्युत तंत्र में कुछ क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए आपके आते हैं, उनको हम कहते हैं अस्थायी प्रदोष। और जो हमेशा के लिए आते हैं उनको क्या कहते हैं? हम स्थायी प्रदोष। तकनीकी हानि के मुख्य कारण को बताइए। देखिए, लंबी विद्युत लाइनें, विद्युत लाइनों के कंडक्टर पर अपर्याप्त आकार, ठीक है। 3 चरण लोड, आपका 3 फेज लोड, ठीक है। इसके बाद आपका भार केंद्रों से दूर विद्युत ट्रांसफार्मर की स्थापना। तो आपकी ये सभी जो कि इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारा आता है अकेले नंबर का क्वेश्चन, 5वें नंबर का। 5वें नंबर में आपसे पूछा है कि गैर तकनीकी हानि के मुख्य कारक क्या है? आपकी गैर तकनीकी हानि के मुख्य कारण है क्या है? आपके सभी हैं, आपके कनेक्शन प्रबंध, आपका मीटर रीडिंग और आपकी बिलिंग, ये सभी आपके क्या है? गैर तकनीकी हानि के मुख्य कारण हैं। 6वां आपका आता है कि विद्युत की दक्षता प्राप्त करने के सूत्र को लिखिए। विद्युत ऊर्जा की दक्षता क्या है? आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। 7वें नंबर पर आपका आता है कि जिसकी उपस्थिति में लाइनों के तीनों चालकों में बहने वाली धारा का मान समान होता है, स्थायी, अस्थायी या आपका सम्मित, तो आपके सम्मित कहलाता है, ठीक है। और देखिए, आपको एक बार बता दें, आपके जो टेस्ट होना है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाकर दी जाएगी, ठीक है। जो भी आपका टेस्ट होना है जिसमें आपको इनाम मिलेगी, उसकी जानकारी आपको एक अलग से वीडियो लेक्चर बना के दी जाएगी। तो इसके बाद या आपका 1 या 2 दिन में जो वीडियो लेक्चर आएगा, ठीक, उसको आप लोग ज़रूर से देख लेना। उसमें आपको सारे नियम समझा दिए जाएंगे और साथ ही आपको बता दिया जाएगा कि आपको आंसर कैसे देना है और आपके पास जो कि हम पेमेंट आपको कैसे करेंगे, ठीक है। किसकी उपस्थिति में लाइनों के तीनों चालकों में बहने वाली धारा का मान असमान हो जाता है, तो आपका सम्मित प्रदोष कहलाता है। 9वें नंबर पर आपका आता है कि विद्युत तंत्र में किसी भी चालक के संयोजन के खुलने अथवा चालकों के टूटने के कारण उत्पन्न हुए दोष को क्या कहते हैं? तो खुला परिपथ प्रदोष हम कहते हैं। 10वें नंबर पर आपका आता है, 10वें नंबर में हमसे पूछा है कि किसी विद्युत तंत्र में 2 चालकों के आपस में जुड़ने के कारण क्या उत्पन्न होता है? लघु परिपथ प्रदोष। किसी विद्युत तंत्र में लाइन चालक का भूमि अर्थ फॉल्ट से क्या कहलाता है? आपका अर्थ फॉल्ट, आपका अर्थ प्रदोष कहलाता है। अगर किसी भी चालक आपका धरती से छिल जाता है तो आपका अर्थ फॉल्ट हो जाता है, ठीक है। किसी विद्युत तंत्र में चालक के ऊपर लगे विद्युत आपका जो इंसुलेटर लगा है, अगर वो हट जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? भू क्षरण प्रदोष कहते हैं। देखिए, आपको सभी जो कि टॉपिक हम आपको डिटेल से पढ़ा चुके हैं एक बार, ठीक, और इन सब की PDF आपको दे देंगे हम आज। वाणिज्यिक हानि का उदाहरण क्या है? वाणिज्यिक हानि का उदाहरण क्या है? बी और सी आपका विद्युत ऊर्जा की खपत में त्रुटि और आपके मीटर रीडिंग में त्रुटि, ठीक है। देखिए, इसके बाद आपका आता है अगला टॉपिक कि उच्च प्रतिबाधा दोष का क्या कारण है? आपका देखिए, पेड़ों को छूना, लटाएं आपका और पक्षियों का घोंसला, तो आपके क्या है? उच्च प्रतिदोष का कारण है, ठीक है। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि गैर तकनीकी और व्यवसायिक से कौन सी हानि होती है? तो आपकी वाणिज्यिक हानि इससे होती है, ठीक है। 17 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सही संग्रह क्षमता को किस सूत्र से लिखते हैं? तो आपकी संग्रह क्षमता का सूत्र होता है आपका एकत्रित धन इंटू 100 अपॉन बिल की राशि, एकत्रित धन इंटू 100 अपॉन बिल की राशि। 18 नंबर का आपका आता है कि शक्ति क्षय को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? I स्क्वायर आर के द्वारा हम जो कि है शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। 19 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि शक्ति क्षय को इंटीग्रेट करने के लिए प्राप्त होता है, इंटीग्रेट करने पर क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा क्षय हमको प्राप्त होती है। सप्लाई आवृत्ति को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? F से प्रदर्शित करते हैं। स्टैंड्स के कारण क्षय बहु स्टैंड
आपका क्या कहलाता है, ऑल, ACSR, AAC आपका AAA, ठीक है, ये सभी आपके कहलाते हैं। 22 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है क्या, ऊर्जा लेक प्रणाली की कमी के कारण बताओ। ऊर्जा लेक प्रणाली की कमी के कारण क्या है आपके, देखिए एंड मीटर्स में त्रुटि, CTS में त्रुटि आपके, और देखिए PTS में त्रुटि। तो आपके ये सभी जो कि इसका आंसर हो जाएगा। मीटर और मीटरिंग सिस्टम की अनुचित स्थापना से कौन सी हानियां या दोष उत्पन्न होते हैं। तो मीटर के बाईपास होने के 6, मीटर के क्या, बाईपास होने के 6। इसके बाद हम देखिए 24 नंबर के क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि बिलिंग दक्षता के सूत्र को बताइए। बिलिंग दक्षता का आपका सूत्र क्या होता है, इनमें से आपके बिलिंग दक्षता का सूत्र होता है बिल की कुल इकाई KWH अपॉन कुल यूनिट, ठीक है। संग्रह दक्षता क्या होता है, राजस्व एकत्र एवं बिलिंग की कई राशि, बिलिंग दक्षता क्या होता है, कुल इकाई बिक्री अपॉन बिल KWH, और आपका क्या है, किलोवाट हावर लिखा हुआ है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, किलोवाट हावर, कुल निबर्स आपका KWH में। 27 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि इन हानियों में योगदान करने वाले एक कारक निम्न है, कौन से हैं, क्षरण धारा आपका है। 28 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि विद्युत उपकरण में उपयोग आने वाले आपके कौन से उपकरण होते हैं, कौन से उपकरण उपयोग में आते हैं आपके विद्युत उपकेंद्र में, बसबार, फ्यूज और रक्षण रिले, ठीक है। तो ये सभी जो कि आपके उपकरण काम में आते हैं। 29 नंबर का आपका आता है कि सेक झोल की गणना का सही सूत्र, आपको हम बता चुके हैं सेक की गणना का सूत्र क्या होता है, S बराबर WL²/80। कार्यकारी तन्य बल का सही सूत्र क्या होता है, T बेस में B S/F, K आपका T बेस में B S/F, ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपका T बेस में B अपॉन आपका S/F, ठीक है। तो ये आपका होता है किसका, कार्यकारी तन्य बल का सूत्र। एक ड्रम लगभग कितने किलोमीटर लंबा तार रखता है, तो आपका 5 किलोमीटर लंबा तार रखता है एक ड्रम आपका। वितरण की रचना में मुख्यतः किस पर विचार किया जाता है, तो वोल्टेज ड्रॉप पर विचार किया जाता है। फीडर बनाते समय मुख्य रूप से किसका ध्यान रखा जाता है, तो आपके देखिए करंट कैरिंग कैपेसिटी का ध्यान रखा जाता है अब जब आपका फीडर को बनाया जाता है। 34 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि भारत में प्रयोग किए जाने वाले अधिकतम ट्रांसमिशन वोल्टेज स्तर क्या होता है, आपका 765 किलोवाट। 765 किलोवाट। लाइनों के अंतिम सिरों पर कौन सा हम जो कि है इंसुलेट लगाते हैं, इंसुलेटर आपका देखिए साइकिल टाइप इंसुलेटर का प्रयोग हम लाइन के सबसे एंड में करते हैं, ठीक है, बता चुके हैं हम आपको डिटेल से। 36 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि रबड़ का परावैद्युत सामर्थ्य लगभग कितना होता है, तो 30 किलोवाट प्रति मिलीमीटर, ठीक, 30 किलोवाट प्रति mm। 37 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा मानक संचरण वोल्टेज नहीं है, 222 किलोवाट। 222 किलोवाट। 38 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता क्या होती है, तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता होती है 0.6%। 0.6%। 39 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि विद्युत हानि कौन सी लागत से आती है, विद्युत हानि कौन सी लागत से आती है, चल लागत से आपकी विद्युत हानि आती है। चालक के परिच्छेद को किस अक्षर से लिखते हैं, तो आपके चालक के परिच्छेद को हम लिखते हैं ए अक्षर से, ठीक है। भूमि में खम्भे का कितना भाग दबाया जाता है, भूमि में खम्भे का कितना 1/6 भाग आपका जो कि है वो दबाया जाता है खम्भे का, ठीक। विद्युत संचरण की शुरुपड़ी लाइनों में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इस स्तंभों का प्रयोग किया जाता है विद्युत संचरण की, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या ट्रांसमिशन लाइन होती है उन सभी में। लो टेंशन भूमिगत केबल कितने वोल्ट तक कार्य करती है, तो आपके कितने 1000 kV, ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका 44 नंबर का क्वेश्चन, 650 वोल्ट तक वाली लाइन हेतु अनुमन्य अंतराल सबसे नीचे के चालक तथा भूमिगत के बीच कितने का अंतराल होता है, आपका 19 का अंतर होता है, कितने का 19 का अंतर होता है। 45 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आपके भविष्य में लाइनों के आगे बढ़ाने के लिए, ठीक, उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, जंपर का प्रयोग किया जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुके हैं। 46 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित वोल्टता लाइन अगर नंगी या खुली होती हैं तो उस पर, ठीक, उसे भूमि तल से किस ऊंचाई पर रखा जाता है। अगर आपकी भूमिगत लाइन है, ऊपर से जो आपकी शुरुपड़ी लाइन गई है, अगर उनके ऊपर कोई भी इंसुलेटर नहीं चढ़ा है तो उसको भूमि से 4.572 मीटर ऊपर रखा जाता है। 47 नंबर में पूछा है कि ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है, ट्रांसफार्मर की कोर बनी होती है आपकी
सिलिकॉन स्टील की सभी लोगों को पता है। ठीक, आपकी प्राइमरी ट्रांसफार्मर में प्राइमरी ट्रांसमिशन में ट्रांसफार्मर कौन सा लगा होता है? प्राइमरी ट्रांसमिशन में आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक, और बाकी के तीनों में कौन सा लगा होता है? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएंगे। आपकी प्राइमरी, आपकी जो आपकी सेकेंडरी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, इन सभी तीनों में आपका कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है? ठीक है, 49 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि वह चालक तार या छड़ जिसमें अनेक संयोजन किए जाते हैं, ठीक, वो आपका क्या कहलाता है? बसबार कहलाता है। HSL प्रतिरूपी केबल कितने किलोवाट तक उपयोग की जाती है? तो देखिए आपको बता दें 66,000। ठीक, कितना आंसर इसका? 66,000। तो देखिए आपकी जो TDP की वनडे सीरीज है जो कि कंप्लीट हो चुकी है, इसमें आपको 300 MCQ टाइप क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं। ठीक है, 300 MCQ टाइप क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका एक वीडियो लेक्चर अलग से आएगा। ठीक, जिन लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है तो वो वाला वीडियो लेक्चर देखें, अन्यथा आपका जो कि है TDP की जितनी भी MCQ टाइप क्वेश्चन, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन है जो कि वो आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, पेपर इतने ज़्यादा कठिन नहीं आ रहे हैं। वो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल IEC का पेपर जो कि है थोड़ा कठिन आया था, लेकिन पावर प्लांट इंजीनियरिंग का पेपर इतना कठिन नहीं आया था, और TDP का भी पेपर इतना कठिन नहीं आएगा। तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो, सभी लोग पेपर बड़ी आसानी से दें। सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और सभी लोगों के जो कि ये पेपर बहुत ही अच्छे जाएँ। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर आपको वार्निंग आती है तो आप उसके बाद कोई भी हलचल ना करें, वरना जो कि आपका पेपर, ठीक, ब्लॉक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप जो कि हमारी सलाह अगर माने तो एक बार वार्निंग आ जाए उसके बाद आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो ना करें। ठीक है, चीटिंग वगैरह उसके बाद आप ना करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते, सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक।